नमो हरिभन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयानं नमो वज्रायाणं नमो लोये सत्वसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समयपाहुः नमो सुतकेवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अधिकार। तो यहाँ अपना कलश नंबर 212 हुआ, 213 हुआ, 214 चल रहा था। तो यहाँ ये प्रकरण चल रहा है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार समय सारजी ग्रंथ, पेज नंबर 796। तो यहाँ ये नियम बताया कि वस्तु के स्वभाव का ये नियम है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु रूप नहीं होती, एक वस्तु का दूसरी वस्तु में प्रवेश नहीं होता, भले वो उसके बाहर बाहर लौटती है। लौटने का मतलब क्या बताया था, माने उसके एक क्षेत्रावगाह संबंध से रहती है। जिन क्षेत्रों पर माने आत्मा के प्रदेश हैं, उसी आकाश के क्षेत्र में ये अनंत पुद्गलों के प्रदेश भी है, लेकिन फिर भी आत्मा का एक प्रदेश कर्म के परमाणु रूप अथवा शरीर आदि के परमाणु रूप नहीं होता। फिर अगले कलश में बताया था कि इस जगत में एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं है, इसलिए वास्तव में वस्तु वस्तु ही है, माने वस्तु अपनी ही है, किसी अन्य की नहीं है। फिर 214 नंबर के कलश में के व्यवहार से पर द्रव्यों का और आत्मा का ये ज्ञायक संबंध होने पर भी पर द्रव्य माने जानने वाले ज्ञायक का कुछ नहीं कर सकते, ज्ञायक ज्ञेय का कुछ नहीं कर सकता। तो वो जो संबंध है वो व्यवहार से इसलिए कहा, कल बताया था कि मैं ज्ञायक हूँ और ये 6 द्रव्य मेरे ज्ञेय हैं। एक 271 शायद 271 नंबर का कलश है शायद, उसमें भी टीका में यहाँ से प्रारंभ किया कि मैं ज्ञायक और ये 6 द्रव्य मेरे ज्ञेय, ऐसी भ्रांति चलती है। दो 278 तो कुल कलश है इसमें। चलो देख लो एक मिनट, पेज नंबर 960 960। कल हमने चर्चा की थी ना कि ज्ञान लोक का है या आत्मा का है। ज्ञान ने लोक को जाना, तो कहने में ऐसा आता है लोक का ज्ञान, तो वो ज्ञान लोक का है या आत्मा का है? आत्मा। तो लोक का कहना ये व्यवहार है, लेकिन इसका मतलब ये कोई ये ना मान बैठे कि लोक को जानता ही नहीं, जानता तो है लेकिन उसमें तन्मय नहीं होता, उस रूप नहीं होता, क्योंकि का के की ये संबंध कारक है ना, संबंध विभक्ति होती है।
जैसे चीनी का डिब्बा, तो वो डिब्बा चीनी का डिब्बा है या स्टील का डिब्बा है? तो जो संबंध होगा वो परिणाम और परिणामी में होगा, अन्य द्रव्य के साथ संबंध नहीं होगा। तो ये जो ज्ञेय ज्ञायक संबंध कहा वो भी व्यवहार से है, क्योंकि वो परद्रव्य जो मेरे ज्ञान में ज्ञात हुआ वो ज्ञेय ज्ञायक में नहीं आता और ज्ञायक उस ज्ञेय में नहीं जाता। तो फिर उस ज्ञेय का क्यों कहा? क्योंकि जैसा अपने ज्ञान में जानने में आता है उसका निमित्त ये बाहर का परद्रव्य है। इसलिए उपचार से कहते हैं कि लोक का ज्ञान, टेबल का ज्ञान, अंग्रेजी का ज्ञान, ज्ञान तो आत्मा से अभेद है, परद्रव्य से नहीं। तो इसलिए परद्रव्य का कहना ये पराश्रित निरूपण होने से इसको व्यवहार का, ठीक है। ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान नहीं होगा तो पता कैसे? हाँ, देखो एक कलश देखो, ये योऽयं भावो ज्ञान मात्रो, ये मालिनी छंद तो नहीं लग रहा मुझे, चलाओ। ज्ञेयो ज्ञेय ज्ञान मात्रैव, ज्ञेयो ज्ञेय ज्ञान कल्लोलवल्गन्, ज्ञान ज्ञेय ज्ञातृमत् वस्तु मात्र। लेकिन कुछ गड़बड़ है इस छंद में, तो मालिनी की जगह कुछ और है। क्या कहते हैं? जो यह ज्ञान मात्र भाव है, माने जो जानन जानन रूप जो भाव है, जो यह ज्ञान मात्र भाव मैं हूं, वह ज्ञेयों का ज्ञान मात्र ही नहीं जानना चाहिए। हम कैसे जानते हैं कि आप ज्ञान को कैसा जानोगे? कि जो ज्ञेयों को जानता है, तो इसे मात्र ज्ञेयों के ज्ञान मात्र ही नहीं जानना चाहिए, माने ज्ञेयों से ही इसकी पहचान नहीं करनी चाहिए, परंतु ज्ञेयों के आकार से होने वाली ज्ञान की कल्लोलों के रूप में परिणमित होता है। माने जो ज्ञान की कल्लोलें हैं वो कैसी हैं कि जैसा बाहर में ये पदार्थ है, तो ज्ञेय के आकार जैसा बाहर में परद्रव्य का निमित्त है, बिल्कुल वैसा का वैसा ज्ञान की कल्लोलें होती हैं, माने ज्ञान में जानने में आता है। देखियो सीधी तो ज्ञेय के आकार से जो ज्ञान की कल्लोलें हुई है, कल्लोल तरंगे, ज्ञान की तरंग यानी ज्ञान की जो पर्याय, ज्ञान जो जानन जानन रूप परिणमित हुआ, जैसे मोबाइल का ज्ञान हुआ तो ये मोबाइल निमित्त है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? ज्ञेय के आकार से, जो बाहर में ज्ञेय आकार है, इससे ज्ञान की कल्लोलें हुई, ये निमित्त मात्र है, और ज्ञान की कल्लोलें अपने उपादान से हुई। ज्ञेयों के आकार से होने वाली ज्ञान की कल्लोलों के रूप में परिणमित होता है कौन? जो पढ़ लिखा था यह ज्ञान मात्र भाव मैं हूं, ये जो मैं ज्ञान मात्र भाव हूं, ये ज्ञान की कल्लोलों के रूप में परिणमित होता हूं, यानी जानने रूप में परिणमित होता हूं। वह ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता मैं वस्तु मात्र जानना चाहिए, माने परमार्थ से तो मैं ही ज्ञान हूं, मैं ही ज्ञेय हूं। ऐसे ज्ञान ज्ञेय से लेकर ऐसे जो अनंत गुण हैं, धर्म हैं, संबंध हैं, उनमें ही मैं हूं। तो ये ज्ञाता, ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता मात्र है, माने परद्रव्य को जानने पर भी ज्ञान पर से तन में नहीं होता, अपने में ही रहता है। और मेरा जो जानना है वो पर के कारण नहीं है, पर से उत्पन्न नहीं होता, पर रूप नहीं होता, लेकिन हाँ कि जैसा ज्ञान होता है
वैसा बाहर में पर द्रव्य होता है। जैसे लोग जैसा है वैसे ही तो जानते हैं सर्वज्ञ भगवान, या उससे कुछ अलग जानते हैं? क्योंकि अगर वैसा ही ना जानकर कुछ अलग जाने, कुछ स्पेशल जाने, तो फिर वो मिथ्या ज्ञान होगा, वो सम्यक ज्ञान नहीं होगा। अच्छा दर्पण कौन सा है? ये जो तुम्हारा चेहरा बहुत सुंदर दिखाए। क्यों? दर्पण लेने जाना है बाजार में, अब एक दर्पण तो उसने दिखाया जो काला सा मुंह दिखा रहा है हमारा, एक दर्पण ऐसा दिखाया कि जैसे हम हैं नहीं, हमें उससे भी सुंदर करके दिखा रहा है। बताओ कौन सा दर्पण लाओगे? 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला? 2 नंबर वाला जो बहुत अच्छा करके दिखा रहा है। समझ में आया? आपको अमिताभ बच्चन दिखा रहा है, वो लाओगे ऐसा आईना? मूर्ख को फिर लाओगे तो, क्योंकि वो आपको नहीं दिखा रहा, वो तो किसी और को दिखा रहा है। जैसे फोटो खिंचवाते हो शादी में, फोटोग्राफर से सब क्या कहते हैं, भैया अच्छा सा खींचो, सुंदर सा। कि भाई ये बताओ जैसे तुम हो वैसे ही तो खिंचेगा, सुंदर होगा तो तुम्हारा नहीं होगा। हाँ, लेकिन आदमी ये चाहता है ना फोटो में और सुंदर आ जाए। और अब तो वो सिस्टम आ गया डिजिटल कैमरा, जितना मर्जी गोरा बना लो, जैसे मर्जी चेंज कर लो, मोटा आदमी पतला बना लेता है अपने को, है? हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं कि दर्पण तो वही ठीक है ना, कि जैसी वस्तु है बिल्कुल वैसा ही दिखाए, वही तो सही दर्पण कहलाएगा। है तो पतला और दिखाए मोटा, है नाटे और दिखाए लंबा, तो वो दर्पण खराब है। ऐसे ही वही ज्ञान सम्यक है कि जैसा बाहर में पदार्थ है बिल्कुल वैसा का वैसा ही जानने में आए। समझ में आए? सामने तो घड़ा हो और ज्ञान जाने कपड़ा, तो वो ज्ञान सम्यक नहीं है, वो ज्ञान विपरीत है। लेकिन इससे ये मत समझ लेना कि मेरा ज्ञान इस घड़े से उत्पन्न हुआ या इस कपड़े से उत्पन्न हुआ, ठीक है ना? तो सावधानी रखनी है कि जैसा ज्ञान होता है बाहर में, उसके जैसा ज्ञेय भी होता है, ज्ञेय निमित्त होता है, लेकिन ज्ञेय से मेरा ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। जैसे समय सार ग्रंथ क्या है? ये ज्ञान है कि ज्ञेय है? बताओ बच्चों, ये समय सार जी जो हम पढ़ रहे हैं हमारे ज्ञान का विषय बन रहा है, तो ये ज्ञेय है ना? अब ये ज्ञेय सबके पास एक जैसा है, अलग अलग तो नहीं है, तो क्या सबको एक जैसा ज्ञान होता है? हम 4 लाइन पढ़ेंगे, सबको एक बराबर ज्ञान होना चाहिए ना? अगर ज्ञान इससे उत्पन्न होता हो तो सबको एक जैसा ज्ञान हो, लेकिन सबको एक जैसा नहीं होता। किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है, किसी को उल्टा होता है। समझ में आया? तो वो ज्ञान मिथ्या है। तो कौन सा ज्ञान सम्यक है? अन्यूनम नतिरिक्तम, इसको याद है, अन्यूनम नतिरिक्तम अथा तथ्यम विना च विपरीता। न कम जाने न ज्यादा जाने, जैसा है वैसा जाने, यथा तथ्यम। तो उसे आगमिना यानी आगम के जो ज्ञाता हैं उन्होंने उसको सम्यक ज्ञान कहा है। उत्तम चंद जी थे ना पंडित जी, वो इसी को ऐसा समझाते थे कि ना तो अंडरवाइज जाने, ना ओवरवाइज जाने और ना अदरवाइज जाने, विपरीत भी ना जाने। हाँ जी, उत्तम चंद जी सिवनी। तो वो ज्ञान सम्यक है। अब बात क्या है कि ज्ञान ज्ञेय से उत्पन्न नहीं होता, लेकिन ये भ्रांति चलती है कि मैं ज्ञाता और ये मेरा ज्ञेय। अब जब ये मेरा ज्ञेय लगता है तो इसमें से राग होता है, और जब इसे आचार्य देव ये समझाते हैं कि तेरे ज्ञान की उत्पत्ति का कारण ये बहिरंग परद्रव्य नहीं है, तेरी अपनी
स्वभाव की उस समय की योग्यता है। तो समझ में आता है कि पर में जो राग है, इंद्रियों में, प्रकाश में है, तो उससे ज्ञान का संबंध नहीं है। ज्ञान यहां से आता है। तो ज्ञान भी मैं स्वयं, ज्ञाता भी मैं स्वयं, और ज्ञेय भी मैं स्वयं। ठीक है, क्योंकि कल बताया था ज्ञेय दो प्रकार के, स्वज्ञेय और परज्ञेय। अब ज्ञानी भेद ज्ञान के काल में परज्ञेय को गौण करता है और स्वज्ञेय को मुख्य करता है। बोलो बेटा, क्या प्रश्न है? चलिए वापस आ जाइए। तो यानी ज्ञेयों से भेद ज्ञान कराया था। तो यहां बताया था पेज नंबर 797 कि जगत में एक वस्तु का किसी अन्य वस्तु से कोई संबंध नहीं है। 797 भावार्थ देखिए, कलश नंबर 214 का भावार्थ। एक द्रव्य के परिणमन में अन्य द्रव्य को निमित्त देखकर यह कहना कि अन्य द्रव्य ने यह किया। घड़े के बनने में कुम्हार को निमित्त देखकर यह कहना कि कुम्हार ने घड़ा किया। ज्ञान में समय सार होने पर कि ये ज्ञान समय सार से आया, तो ये व्यवहार की दृष्टि से ही है। क्या कहा कि व्यवहार से, क्योंकि पर के आश्रय से मेरे ज्ञान का निरूपण कर रहे हो। ज्ञान तो मेरे से उत्पन्न हुआ, लेकिन उसकी उत्पत्ति शास्त्र से कहना यह व्यवहार हो गया। निश्चय से तो आपका प्रश्न होना चाहिए व्यवहार क्यों हो गया, तो झूठ हो गया। आपका प्रश्न लगना चाहिए कि उत्पत्ति तो ज्ञान से हुई, ज्ञान की, लेकिन शास्त्र से उत्पन्न हुआ। हमने क्या कहा कि ये जो ज्ञान मुझे कहां से हुआ, कि समय सार जी से हुआ, कि शास्त्र से हुआ। तो ज्ञान शास्त्र से हुआ या ज्ञान ज्ञान से हुआ? तो फिर शास्त्र से हुआ ये कहना झूठ हुआ कि नहीं? क्यों? व्यवहार क्यों कह रहे हो, झूठ क्यों नहीं कह रहे? थोड़ा थोड़ा तो होता है ना शास्त्र से, ऐसा नहीं है थोड़े थोड़े का, 50-50 वाला मामला नहीं है। फिर कैसा है? मेरे से पूछो बेटा जो पूछना है। निमित्त की अपेक्षा कहा, उपादान की अपेक्षा शास्त्र से जब सभी ज्ञान नहीं होता। और जब ज्ञान भीतर की उपादानगत योग्यता से जब ज्ञान होता है तो उसमें बाहर में शास्त्र निमित्त होता है। तो निमित्त की अपेक्षा एक कहने में आता है कि इससे ज्ञान उत्पन्न हो। ऐसा थोड़ी है कि थोड़ा तो कुम्हार घड़ा बनाता है और थोड़ा मिट्टी घड़ा बनाती है। क्या है कि 100 के 100% उपादान की अपेक्षा अगर देखें तो मिट्टी ही घड़ा बनाती है, कुम्हार नहीं। और निमित्त की अपेक्षा देखें तो जब घड़ा बनता है मिट्टी की योग्यता से, उसमें कुम्हार ही निमित्त होता है, लुहार नहीं, सुनार नहीं, डॉक्टर नहीं। बात समझे? तो इसलिए निमित्त उपादान का ज्ञान सम्यक होना चाहिए। बात समझ में आई? निमित्त उपादान क्या है? घड़े के बनने में निमित्त कौन है? निश्चय व्यवहार ने निमित्त पूछ रहे हैं। निमित्त उपादान पता है? एक निमित्त कारण होता है, एक उपादान। घड़ा जो बना, घड़ा बनने में निमित्त कारण कौन? कुम्हार। और उपादान कारण कौन? उपादान कारण को कारण कहना ये निश्चय है कि व्यवहार है? उपादान कारण को कारण कहना समझ में, वो सच्चा कारण है असली। और निमित्त कारण को कारण कहना क्यों? क्योंकि निमित्त उस कार्य रूप परिणमित नहीं होता, लेकिन उपादान उस कार्य रूप परिणमित होता है। क्योंकि जो उसमें तन्मय है
वो यथार्थ कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें निमित्त, हाँ देखो, जब भी कोई कार्य होता है उस कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। अब कारण दो तरह के, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। उपादान कारण कहते हैं जो वस्तु में ही है, वस्तु की शक्ति। माने जैसे आटे की रोटी बनी तो आटा है उपादान कारण, ठीक है। बेलन, चकला, तवा और रोटी बनाने वाली महिला वो है निमित्त कारण। तो जो निमित्त कारण है वो कार्य रूप परिणमित नहीं होता। जो उपादान कारण है वो कार्य रूप परिणमित होता है। तो निश्चय से कार्य का असली कारण उपादान कारण है। निमित्त कारण को उसका कारण कहना ये व्यवहार है, क्योंकि वो परद्रव्य है। समझ में आया? निमित्त तो फिर अनेक प्रकार के हैं। एक अंतरंग निमित्त, एक बहिरंग निमित्त। अंतरंग निमित्त वो होते हैं जो नियम रूप निमित्त हो। जैसे रोटी बनने में रोटी बनाने वाला तो गारंटी से चाहिए। कदाचित बेलन ना हो तो भी रोटी बन सकती है, चिमटा ना हो तो भी बन सकती है, तवा ना हो तो भी बन सकती है, लेकिन अग्नि के बिना नहीं बन सकती। समझ में आया ना? तो अंतरंग कारण वो होता है कि जो नियम रूप कारण हो, जिसके बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, लेकिन उसके होने पर हो अथवा ना भी हो। और उपादान कारण में क्या होता है कि उसके होने पर कार्य तय होता है। अब उपादान कारण के भी फिर भेद हैं, एक त्रिकालीन उपादान और एक क्षणिक उपादान। अब उतनी उसकी चर्चा नहीं करेंगे, अपने विषय पे आगे बढ़ते हैं। वो सब कहने की बात है। उदासीन निमित्त किसे कहते हैं? जिसमें क्रियावती शक्ति ना हो, जिसमें इच्छा और क्रिया पाई जाए उसे कहते हैं प्रेरक निमित्त। जिसमें इच्छा और क्रिया ना पाई जाए उसे कहते हैं उदासीन निमित्त। जैसे हमारे ज्ञान होने में किताब निमित्त है, तो ये किताब उदासीन निमित्त है कि प्रेरक निमित्त है? उदासीन। प्रेरक निमित्त हो गए मास्टर जी, तो एक अपेक्षा है। लेकिन अगर देखें तो जीव और पुद्गल इन दोनों में क्रियावती शक्ति है और जीव में इच्छा शक्ति है। धर्म, धर्म, आकाश, काल, इनको कहा है उदासीन निमित्त। धर्म, धर्म, आकाश, काल, इनको कहा है उदासीन निमित्त। ठीक है, फिर वो प्रकरण अलग है। फिर निमित्त उपादान का ज्यादा गहराई में अभी याद भी नहीं रहते कितने भेद हैं उसके। आइए, एक द्रव्य के परिणमन में अन्य द्रव्य को निमित्त देखकर ये कहना कि अन्य द्रव्य ने ये किया, लगता ही है हमको ऐसा कि कुम्हार ने तो घड़ा बनाया, टेलर ने तो शर्ट बनाई, है ना, माने महिला ने तो रोटी बनाई, ऐसा लगता है। तो ऐसा कहना कि अन्य द्रव्य ने ये किया, ये व्यवहार न्याय की दृष्टि से ही है। और व्यवहार भी तब है कि जब आप यथार्थ समझें, नहीं तो फिर झूठ होगा या फिर व्यवहाराभास होगा। व्यवहार कब? कि जब अपने ज्ञान में ख्याल में आए कि टेलर ने शर्ट नहीं बनाई, शर्ट कपड़े में से ही बनी है, लेकिन टेलर का योग और उपयोग उस शर्ट के बनने में निमित्त है, ऐसा जाने तब वो व्यवहार कहलाए। और अगर ये माने कि टेलर ही शर्ट बनाता है, समझ में आया, तो बिना कपड़े के ही बना दे। कुम्हार घड़ा बनाता है तो बिना मिट्टी के बना दे। वस्तु के पर्याय स्वभाव के कारण वस्तु का अपना ही एक अवस्था से दूसरी अवस्था रूप परिणमन होता है। देखो, वस्तु में एक होता है द्रव्य स्वभाव, एक होता है पर्याय स्वभाव। पर्याय स्वभाव के कारण वस्तु निरंतर पलटती है। क्या? पर्याय स्वभाव के कारण
वस्तु निरंतर पलटती है, और द्रव्य स्वभाव के कारण पलटती तो है, लेकिन पलटने पर इतनी नहीं पलट जाती कि जीव से पुद्गल हो जाए। ये द्रव्य स्वभाव का काम। उसमें अन्य वस्तु अपना कुछ भी नहीं मिला सकती, उसमें स्वयं की शक्ति है अपने आप परिणमन करने की। इससे ये समझना चाहिए कि परद्रव्य रूप ज्ञेय पदार्थ उनके भाव से परिणमित होते हैं। उनके भाव से माने उनका भी तो पर्याय स्वभाव है, उनमें भी तो परिणमन करने का स्वभाव है। तो परद्रव्य रूप जो ज्ञेय पदार्थ हैं उनमें जो परिणमन होता है वो उनके अपने पर्याय स्वभाव से होता है, और ज्ञायक आत्मा अपने भाव रूप परिणमन करता है। वे एक दूसरे का परस्पर कुछ नहीं कर सकते। देखो ऊपर पंखा चल रहा है ना, इसके नीचे माने दर्पण रखे हैं अथवा पानी का तालाब हो। अब एक पंखा ऊपर चल रहा है और इसी के कारण वो दर्पण में पंखा चल रहा है। ये कहना है सिर्फ व्यवहार, इसके कारण वो दर्पण वाला पंखा नहीं चल रहा, क्योंकि ये तो अपनी जगह से हिला नहीं, इसका दर्पण में प्रवेश संभव नहीं। ठीक है, और कोई ये माने कि इसके कारण वो चल रहा है, सो ऐसा भी नहीं। दोनों अपनी अपनी योग्यता से, क्योंकि इसमें अपना पर्याय स्वभाव, दर्पण में अपना पर्याय स्वभाव, दोनों अपने अपने स्वभाव से परिणमित हो रहे हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणमन का कर्ता कदापि नहीं। इसलिए ये व्यवहार से ही माना जाता है कि ज्ञायक पर द्रव्यों को जानता है। क्या कहा? ज्ञायक पर द्रव्यों को जानता है। निश्चय से तो ज्ञायक बस ज्ञायक है। देखो आत्मा के गुण को परद्रव्य नहीं कराते, माने परद्रव्य के कारण आत्मा में ज्ञान नहीं होता, और आत्मा के ज्ञान के कारण वो परद्रव्य में कुछ नहीं होता। इसलिए आत्मा को परद्रव्य का ज्ञायक कहना माने परिचय तो आत्मा के ज्ञान का कराना है, लेकिन पर की तरफ से करा रहे हैं, निमित्त की तरफ से करा रहे हैं, इसलिए इसको कहा व्यवहार। अब देखो खड़िया मिट्टी अर्थात पोतने का चूना या कलई तो खड़िया मिट्टी ही है। ये जो सफेदी करते हैं ना दीवार पर व्हाइट वॉश, उसी को माने अब तो केमिकल होता है तो नुकसान देता है। पहले जो खड़िया होती थी नुकसान नहीं देती थी, वो अच्छी माने अच्छी लगती थी, नुकसानदायक नहीं होती। चूना पत्थर को बोलते थे ना खड़िया। खड़िया कुछ और होती थी क्या? चौक मिट्टी वही ना, चूना की, चूने वाली खड़िया। हाँ हाँ, तो वो जो खड़िया है, देखो भैया खड़िया तो उदाहरण है खाली, अभी तो सिद्धांत समझना है। लेकिन जब खड़िया का स्वरूप नहीं समझेंगे बच्चे तो फिर कैसे सिद्धांत समझेंगे, इसलिए समझा दें इन्हें खड़िया। जैसे कोई चीज़ पोती जाती है ना, अब तो ये केमिकल है। वो जो चूना आता था, वो चूना पानी में भिगोया, ठीक है ना, और फिर उसकी पुताई होती थी तो उससे शुद्धि होती थी, खुशबू भी अच्छी आती थी, नुकसानदायक भी नहीं होती थी, फायदेमंद होती थी। ठीक है, तो उसको कहते थे खड़िया। अब हमने जो इस पर पुताई की है, अब क्या कहते हैं कि सफ़ेदी किसकी है? दीवाल की। तो ये दीवाल की सफ़ेदी लग गई कपड़ों पर, तो सफ़ेदी किसकी है? दीवाल की। दीवाल की नहीं है, सफ़ेदी सफ़ेदी की है। अब इस बात को समझाएंगे, उदाहरण है। जैसे इस उदाहरण से समझाएंगे तो जो खड़िया है, खड़िया खड़िया की है, लेकिन दीवाल पे पोत दी, इसलिए संयोग की तरफ से कहने में आता है कि दीवाल की खड़िया, दीवाल की नहीं है। समझ में आया? जैसे सुमत भाई साहब उदाहरण देते हैं ना
कह रहे पंडित जी की चटनी बनाई क्या? तो पंडित जी आए तो सुन के ही डर गए, उन्होंने तो प्लान बना रखा है मेरी चटनी बनाएंगे। तो चटनी पंडित जी की बनेगी या धनिए की बने, मेथी की बने, पुदीने की बने, लेकिन क्या कह रहे हैं, चटनी किसकी? पंडित जी। तो पंडित जी की चटनी ये कहना निश्चय है कि व्यवहार? क्यों? झूठ है क्या ये? झूठ इसलिए नहीं है क्योंकि पंडित जी के निमित्त से बन रही है, पंडित जी के खाने के लिए बन रही है, उनके आतिथ्य के लिए बन रही है, लेकिन पंडित जी की नहीं बन रही। उस चटनी में तन्मय पंडित जी नहीं होंगे। सिलबट्टे पे तो धनिया ही पिसेगा, तो इसलिए धनिए की चटनी कहना ज्यादा समझ में आ गया। ये बच्चे खुश हो जाते हैं जब इन्हें ज्यादा समझ में आ जाए। समझ में आया? बड़े भी खुश हो जाते हैं, तब मुझे लगता है कि ज्यादा समझ में आ गया कुछ। मुझे भी समझ में नहीं आया, उससे भी कुछ ज्यादा समझ में आ गया है। या घर की कहानी याद आ जाती होगी, तो कहती शाम को आना तुम्हारी चटनी बनाऊंगी। यही तो अब आप ये समझना, देखो उदाहरण को समझ के आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि पंडित जी की चटनी कहना ये झूठ नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब कोई ये ना समझ ले कि आज पंडित जी की पिसाई होनी है, तो इसलिए निश्चय भी नहीं है। निश्चय से तो धनिये की चटनी है, समझ में? उसी प्रकार ज्ञान, ज्ञेयों का ज्ञान ऐसा कहना ये व्यवहार है, और ज्ञान ज्ञान का है ऐसा कहना निश्चय से। बात समझ में आई? पुताई या सफेदी दीवाल की ऐसा कहना व्यवहार है, और सफेदी सफेदी की है क्योंकि उस सफेदी में सफेदी तन्मय है, ये निश्चय है। ये उदाहरण से अब ये समझाएंगे कि ज्ञान तो ज्ञान का ही है, ज्ञेयों का नहीं। उदाहरण तो समझ में आ गया, अब सिद्धांत समझ में आना चाहिए। अच्छा, दीवार नहीं समझ में आता, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ बेटा, इंग्लिश में वाल बोलते हैं ना इसको। अच्छा ये बताओ, हम लिखते तो दीवार है, लेकिन मैंने कई लोगों के मुंह से ये सुना वो दीवाल दीवाल बोलते हैं। इसमें भी दीवार लिखा है, हाँ दीवार, और इंग्लिश में भी उसको वाल बोलते हैं, WALL। समझ में आया? गाँव में कुछ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? भीत बोलते हैं। भीत बोलते हैं, भीत माने भी दीवार होता है, और इसको भी तो भीत बोलते हैं ना, जो मांग निकालते हैं, इसको नहीं बोलते? किसे कहते होंगे? ये भी बात हो सकती है। ये कह रहा है तोतले कहते होंगे दीवार को दीवार, तो अब तो तोतले ही हो गए, दो दांत टूट गए। अब देखो दिमाग लगा रहा है ना बच्चा, ये हमारी क्लास का सबसे छोटा बच्चा है, और ये सबसे लंबी उम्र तक बैठेगा हमारी क्लास में, बाकी सब रिटायर हो जाएंगे, हम ही हो जाएंगे, हैं? आप लोग भी ले आया करो अच्छे बच्चे, ये भी बैठेंगे, कुछ तो समझेंगे। लेकिन होता क्या है कि जब तक ये छोटे होते हैं ना, तब तक तो ले आओ इन्हें, जहाँ ये थोड़े से समझदार हुए फिर इन्हें लाना बड़ा मुश्किल है, और ले भी आए तो यहाँ बैठे बैठे देखते रहेंगे, पंडित को भी और तुम्हें भी। ये दुश्मन है हमारे, समझ में आए? हाँ ठीक है, देखो हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि हम निमित्त मिला सकते हैं अपनी बुद्धिपूर्वक, वो भी मिलना नहीं मिलना वो होनहार है। समझ में आया? हम तो बुद्धिपूर्वक यही तो उपाय कर सकते हैं कि चल बेटा आज मंदिर चल, साम दाम दंड भेद जैसे हो सके
और बच्चे को ही क्यों? पहले खुद को, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, उसे तो बाद में सुधारें, पहले खुद को सुधारें, पहले अपने मन को ही सुधारें कि चल मन, हाँ चल आज मंदिर चलते हैं, ठीक है। तो अपने मन को समझाओ, अपने मन को समझा पाओगे तभी दूसरे को भी समझा पाओगे, आगे उसकी होना है। कसाय भी नहीं करना, क्योंकि उसका भी तो भाग्य है ना। अब उसका भाग्य ना हो और हम जबरदस्ती मारकूट मचाएं, कसाय करें, खुद भी परेशान, उसे भी परेशान, फिर उसकी होनहार पे छोड़। लेकिन अगर हम स्कूल भेजते हैं मारकूट के, तो कम से कम यहाँ भी लाने का अपना फर्ज बनता है। और ज़्यादा कुछ नहीं सिखाना, बस ये बैठना सीख जाए, है ना, तो इतना ही, फिर तो अपने आप सीख लेंगे। मास्टर वास्टर कुछ नहीं पढ़ाते, वो उन्हें स्कूल में घेर के बैठना सीख जाए, किताब खोलना सीख जाए, थोड़ा देखना सीख जाए, फिर ये खुद पढ़ जाते हैं। अब जो इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, डॉक्टरी पढ़ते हैं, मास्टर थोड़ी ना पढ़ा सकते हैं, इतनी किताबें भरी पड़ी हैं, खुद ही तो पढ़ते हैं, तो खुद ही पढ़ना है, ठीक। देखो, खड़िया मिट्टी अर्थात पोतने का चूना या कलई तो खड़िया मिट्टी ही है। माने यहाँ कह रहे हैं कलई तो कलई ही है, ये निश्चय है। और खड़िया स्वभाव रूप से परिणमित खड़िया दीवाल स्वभाव रूप परिणमित दीवाल को सफेद करती है। माने चूने ने इसको सफेद किया। देखो, चीनी ने दूध को मीठा किया कि खारा किया? चीनी ने, क्या ज्ञानांश, चीनी ने दूध को मीठा किया कि खारा किया? नमकीन बनाया या मीठा बनाया दूध को? सोच लो थोड़ी देर, हैं? सोच के बताओ। एक गिलास दूध में 1 चम्मच चीनी डाली, अकल नहीं चलेगी, अकल चलानी है। अब उसमें दूध में हमने चीनी घोल दी, अब वो दूध को मीठा बनाएगी या खारा बनाएगी? खारा क्यों नहीं बनाएगी? और अगर खारी बनानी हो तो क्या डालेंगे? अगर नमकीन बनाना हो दूध को तो क्या डालना पड़ेगा? नमक डालना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें तो यहाँ कहना है कि जो चीनी हमने दूध में डाली है, वो चीनी दूध को मीठा नहीं बनाती। क्या कह रहे हैं? वो चीनी दूध को मीठा बनाती है, ऐसा कहना व्यवहार है। क्यों? जो मीठा है वो चीनी है, दूध नहीं है। वो एक अलग बात है, उसको घोल कर पूरे दूध में फैल गई है, इसलिए हम दूध और मिठास दोनों स्वाद को मिलाकर लेते हैं, तो कहते हैं दूध मीठा है। दूध मीठा नहीं है, चीनी मीठी है, दूध का अपना टेस्ट है, अलग है, लेकिन हम दोनों का मिलाकर एक अनुभव करते हैं। तो मिठास दूध की है कि चीनी की है? उसी प्रकार सब्जी में जो खारापन है, सब्जी खारी है कि नमक खारा है? लेकिन उपचार से कहते हैं कि सब्जी खारी है। उसी प्रकार दीवाल सफेद है कि सफेदी सफेद है? बात समझ में आ रही? और सफेदी दीवाल की है या सफेदी सफेदी की है? ये तो उदाहरण है। इसी प्रकार ज्ञायक ज्ञेयों का है या ज्ञायक ज्ञायक का है? उदाहरण कैसे समझना? जैसे सफेदी दीवाल की है या सफेदी सफेदी की है, उसी प्रकार ज्ञायक ज्ञायक ज्ञेयों का है या ज्ञायक ज्ञायक का है? तो ऐसा दूसरा कौन सा ज्ञायक है कि जिसका ये ज्ञायक है? आपने कहा ना ज्ञायक ज्ञायक का है। जैसे मनोज मनोज का है, तो वो कौन सा दूसरा मनोज है कि जिसका ये मनोज है? आपने कहा ना मनोज मनोज का है, ज्ञायक ज्ञायक का है।
तो ये तो संबंध जोड़ा, संबंध होता है दो में, कि ऐसा कौन सा दूसरा ज्ञायक है कि जिसका ये ज्ञायक है। तो फिर कहते हैं कि भैया ज्ञायक ज्ञायक ही है। क्या कहते हैं? ये तो कर्ता कर्म का भेद किया समझाने के लिए, लेकिन कोई दूसरा ज्ञायक नहीं है जिसका मैं ज्ञायक हूं। पंडित ज्ञानचंद जी विदिशा वाले वो एक बड़ा उदाहरण देते थे पुताई पे, कि एक आदमी ने कहा कि लाल पुताई होनी चाहिए, एक कहता है सफेद पुताई होनी चाहिए, एक कहता है नीली पुतना चाहिए। तो कहते भाई तुम क्यों कसाय में पुते जा रहे हो? जिसने पुतना है उससे भी तो पूछ लो कि पुतना दीवार को है और पुते तुम जा रहे हो कसाय में, है तो उसकी योग्यता है कि अगर उस पर लाल रंग चढ़ने की योग्यता होगी तो लाल होगा। सफेद की अब खूब लड़ लिया मर लिया होता दूसरा ही कलर है। घर में भी तो होता है ना, सफेदी कराई है सबने, तो माने हस्बैंड कहेगा कि सफेद कराएंगे, पत्नी कहेगी काला कराएंगे, बच्चे कहेंगे नीला कराएंगे, और पता चले कलर होता है फिर हरा, और उसको भी फिर बाद में पुता के फिर चेंज करा देते हैं। समझ में आया? तो अब ये गाथाएं चलेंगी। पेज नंबर 801। गाथा पाठ करते हैं बस आज, अर्थ कल समझेंगे, ज़्यादा समझने की है नहीं, उदाहरण ज़्यादा है इसमें। वही उदाहरण देंगे कलई का। अब यहाँ खड़िया को कलई कहेंगे, पहले कलई भी आती थी ना, जैसे पीतल के या तांबे के बर्तन काले पड़ जाते थे तो उसमें कलई की जाती थी। देखिए आप लोगों ने तो खूब देखी होगी, तो बिल्कुल एकदम सफ़ेद हो जाती थी, पीली कढ़ाई काली कढ़ाई। तो क्या लगता था कि वो सफ़ेदी कढ़ाई की है, वो सफ़ेदी कढ़ाई की नहीं है, वो कलई है, कलई ही सफ़ेद है। चलिए पहले प्राकृत गाथा फिर हिंदी गाथा, आज सिर्फ गाथा पाठ होगा। कुछ पूछना है? तो ले लिया नहीं था पहले, कल से पहले ले लिया था शायद। पढ़ लेना फिर भी, इसको नहीं होगा तो फिर ले लेंगे, आज गाथा पढ़ लेते हैं। जय सेड़िया गुण परस सेड़िया सेड़िया यसा होगी, तह जान गो गुण परस जान गो सो। अब समझ लो एक शब्दों के अर्थ। सेड़िया कह रहे हैं खड़िया को, सेटिका, सेटिका खड़िया चूना, सेड़िया दूना परस। सेड़िया खड़िया किसी दूसरे की नहीं है, खड़िया खड़िया की होती है। तह जान गो दूना परस, उसी प्रकार जो ज्ञान है माने ज्ञायक है वो किसी दूसरे का नहीं है। जान गो सोदू, कि जो ज्ञायक है वो ज्ञायक का ही है। जय सेड़िया दुन परस सेड़िया सेड़िया यसा होदी, तह पास गो दुन परस पास गो पास गो। अब इसका अर्थ किया है दर्शन, कि दर्शन दर्शन का ही है, ऐसे सब पे घटित करके बताएंगे। जय सेड़िया दुन परस सेड़िया सेड़िया यसा होदी, तह संजदो दुन परस संजदो संजदो। उसी प्रकार संयत अन्य का नहीं है, संयत संयत का ही है। जय सेड़िया दुन परस सेड़िया सेड़िया यसा होदी, तह दंसनम दुन परस दंसनम दंसनम। तो जो वहां पास गो लिया था उसका मतलब लिया था दर्शक, और यहाँ दंसन माने दर्शन, दर्शक और दर्शन। ये आसान है बड़ी, एक गाथा याद हो जाएंगी तो आपको इतनी सारी गाथा याद हो जाएंगी। 356 से 365 तक 10 गाथाएं हो गई ना। आगे पढ़ो। जय सेड़िया गुण परस एवं तु निश्चयनयस, भासिदम नान दंसन चरिते, सुनु व्यवहार नयस्य वत्तम वे समा। अब वो कहते हैं ये तो हमने निश्चय का निरूपण किया
कि ज्ञायक ज्ञायक का है, दर्शक दर्शक का है, संयत संयत का है, दर्शन दर्शन का है। अब व्यवहार का वक्तव्य सुनो। व्यवहार क्या कहता है? जह पर दवम सेड़ी उसेड़िया अपनो सहावेण, तह पर दवम जान दी नादा विषयण भाव। क्या कहते हैं कि जैसे खड़िया दीवाल को सफेद करती है, पर द्रव्य को सफेद करती है, उसी प्रकार ज्ञायक भी पर द्रव्य को जानता है। सेड़ी उसेड़िया अपनो सहावेण, तह पर दवम पස්සदी जीवो विषयण भाव। जह पर दवम सेड़ी उसेड़िया अपनो सहावेण, तह पर दवम विजहदी। जह पर दवम सेड़ी उसेड़िया अपनो सहावेण, जह पर दवम सद्धदी सम्मति सहा। एवं व्यवहारस्य विणिच्छौ नानदंसन चरिते, भणिदो अन्येषु विपज्जये सुहेमेव। जो से टीका नहीं अन्य की है, से टीका बस से टीका ज्ञायक नहीं क्यों अन्य का। जो से टीका नहीं दर्शन नहीं क्यों अन्य का। जो से टीका नहीं अन्य की, संयत नहीं क्यों अन्य का। संयत अहो संयत। जो से टीका नहीं दर्शन नहीं क्यों अन्य का। यो ज्ञान दर्शन चरित विषय कथन न परमार्थ का, सुन लो वचन संक्षेप से इस विषय में व्यवहार। जो श्वेत करती पर द्रव्य आप स्वभाव से, जो श्वेत करती ज्ञाता ही देखता पर द्रव्य को निज। जो श्वेत करती ज्ञाता भी त्यों ही त्यागता पर द्रव्य को। जो श्वेत यो ज्ञान दर्शन चरित में
बात समझ में आ गई होगी आपको कि निश्चय से तो सेठी का ही है, दर्शक दर्शक का ही है, ज्ञायक ज्ञायक का ही है। जो बाद में दर्शन लिया वो श्रद्धान के अर्थ में लिया कि श्रद्धान आत्मा का ही होता है, लेकिन व्यवहार ने क्या कहता है, श्रद्धान को पर का कहता है। जैसे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, 7 तत्वों का श्रद्धान, ये व्यवहार है। समझ में? दर्शक दर्शक का है, लेकिन उसको लोकालोक का दर्शक कहना ये व्यवहार है। ज्ञायक ज्ञायक का है, लेकिन उस ज्ञायक को 3 लोक का ज्ञायक कहना ये व्यवहार है। समझ में आया? अब एक बात बताओ, अब सफेदी है जिसके, ठीक है, तो कोई पीले रंग की सफेदी कराता है, कोई नीले रंग की कराता है, कोई हरे रंग की कराता है। पर आप एक बताओ कि पीली हरी नीली सफेदी हो सकती है? जो पीली है वो पीली है, सफेदी नहीं है। और सफेदी तो सफेदी होनी चाहिए, करा रहे हैं पीली और कह रहे हैं हमने पीली सफेदी कराई है। क्यों? सफेदी तो वो थी ना जो चूना था, चूना सफेदी होता है। अब तो उसमें ट्यूब मिला दी, पीली नीली बना दी, और फिर भी कह रहे हैं कि सफेदी। समझ में आया? तो ऐसा व्यवहार और उपचार हम पद पद पर प्रयोग करते हैं, लेकिन परमार्थ से समझते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि भाषा आप कुछ भी बोल लेना, उससे उतना बिगाड़ सुधार नहीं है, लेकिन जो बुद्धि में हम समझते हैं अगर वो गलत समझेंगे तो बिगाड़ है। बताओ, इंग्लिश में भी वाइट वॉश बोल रहे हैं, जबकि पिंक येलो ग्रीन सब अलग अलग कलर की करा रहे हैं, और फिर भी क्या कह रहे हैं, वाइट वॉश कराए है ना। तो जो मिलाया है उसमें पीलापना वो सफेदी का नहीं है, पीलापना अलग है, सफेदी अलग है, उसमें अलग से मिलाया गया है। जैसे मिठास दूध की नहीं है, मिठास चीनी की है, लेकिन उपचार से ऐसा कहने में आता है कि चीनी मीठी है, ऐसी सफेदी पीली है। समझ में? जा वाणी के ज्ञान से